तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू राइट ओरिजिनल आर्टिकल एंड हाउ टू पब्लिश इट एंड हाउ टू प्रेजेंट दैट। बेसिकली वी विल टॉक अबाउट द जनरल कंपोनेंट्स ऑफ ओरिजिनल रिसर्च एंड उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि जर्नल्स के बारे में, पब्लिकेशंस किस तरह हम इसको पब्लिश करते हैं। एंड आफ्टर दैट जो है हम प्रेजेंट करेंगे कि हाउ टू प्रेजेंट द रिसर्च आफ्टर द पब्लिकेशन। ओके, कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है कि सर रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऑन हो चुकी है, आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर की जाएगी। सही। किसी भी ओरिजिनल आर्टिकल की कंपोनेंट्स के पहले तो ओरिजिनल आर्टिकल कैसे कहते हैं। ओरिजिनल रिसर्च या ओरिजिनल आर्टिकल उसको कहते हैं जो आप खुद रिसर्च कंडक्ट करते हैं और उस पर आप एक रिपोर्ट बना लेते हैं। सपोज द क्रॉस सेक्शन स्टडी आप करते हैं, आप डेटा कलेक्शन करते हैं, आप उसकी प्रपोजल जो है वो अप्रूव कर देते हैं। आफ्टर दैट आप जो है कंसेंट फॉर्म लेके सबसे डेटा लेते हैं, फिर उसको स्पेसिस में डाल के एनालिसिस करते हैं और फिर उसकी पूरी एक स्टडी मतलब थीसिस लिखते हैं या आर्टिकल लिखते हैं। सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द ओरिजिनल रिसर्च। या आप कोहॉर्ट स्टडी करते हैं, केस कंट्रोल करते हैं, या जो आपकी एक्सपेरिमेंट स्टडीज है, चाहे वो रेंडमाइज्ड या नॉन रेंडमाइज्ड clinical trial, are they all these studies they can be called as the original रिसर्च। एक होता है रिव्यू रिसर्च। रिव्यू डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक वी हैव द स्कोपिंग रिव्यू, द नरेटिव रिव्यू, द क्रिटिकल रिव्यू, द सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। सिर्फ सिस्टमेटिक रिव्यू हो सकती है। सो ऑल दीज जो हैं ये दीज ऑल आर नोन एज द रिव्यू स्टडीज। सो आज हम जो बात करेंगे दैट वुड बी ऑन द ओरिजिनल रिसर्च। ओरिजिनल रिसर्च के कंपोनेंट्स क्या है और एक एक का मतलब क्या है, और अगर हम आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो उसमें से किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो किसी भी ओरिजिनल आर्टिकल की जो कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज द टाइटल पेज विद अदर डिटेल। अच्छा, टाइटल पेज से मुराद ये है, बहुत सारे जर्नल अक्सर आर्टिकल जब मांगते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप ब्लाइंड आर्टिकल सबमिट करें। ब्लाइंड आर्टिकल का मतलब ये होता है कि जो मानुस्क्रिप्ट जो है ये आपके आर्टिकल को कहा जाता है। जो आप सबमिट करने जाने किसी भी जर्नल में तो उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। तो ब्लाइंड मैन्युस्क्रिप्ट या ब्लाइंड आर्टिकल उसको कहते हैं कि इस आर्टिकल वाले डॉक्यूमेंट में किसी भी ऑथर का नाम नहीं होगा, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं होगा। आप वहां पे सपोज अपने इंस्टीट्यूट IPMR की म्यूसी आपने स्टडी की अप्रूव किया है, तो आप सिंपल लिखेंगे कि द स्टडी वाज अप्रूव्ड बाय द इंस्टीट्यूशनल रिसर्च कमेटी रेदर देन द राइट द एग्जैक्ट नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी नेम आप लिखें। इसी तरह किसी भी हवाले से आप इस तरह कोई जिक्र नहीं कर जिससे पता चले कि ये किसकी स्टडी है और कहाँ से ये स्टडी आई है। इसको कहा जाता है द ब्लैंड आर्टिकल। इसलिए ब्लैंड आर्टिकल के साथ जो ऑथर्स डिटेल होते हैं वो अलग से पेज पर लेके उसको कहा जाता है द टाइटल पेज। याद, एक होता है कवर पेज। कवर पेज कुछ और चीज होती है। कवर पेज जो है ये आप जो जिस जर्नल को आप पब्लिकेशन के लिए भेजते हैं उसके जो चीफ एडिटर होता है उसके नाम आप एक लेटर लिख देते हैं कि ये हमारी स्टडी का टाइटल ये है और हमारी स्टडी के मेन जो एक्चुअली फाइंडिंग्स है वो ये है, हाइलाइट्स ये, और हमने इससे पहले इसे किसी दूसरी जर्नल में अभी तक पब्लिश नहीं किया है और वो यहाँ पर हम पब्लिकेशन के लिए आपको भेज रहे हैं। तो ये एक कवर लेटर होता है जिसमें करस्पॉन्डिंग ऑथर की तरफ से लिखी जाती है। तो कवर लेटर वो भी जरूरी होता है लेकिन वो आर्टिकल का हिस्सा नहीं होता। आर्टिकल का हिस्सा जो होता है दैट इज द टाइटल पेज। टाइटल पेज पे आप शॉर्ट टाइटल लिखते हैं जिसको आप रनिंग टाइटल भी कह सकते हैं, लॉन्ग टाइटल लिखते हैं। उसके बाद जो है करस्पॉन्डिंग अथर की डिटेल्स लिखते हैं और फिर एक एक अथर की डिटेल लिखते हैं। अच्छा, अथर डिटेल से मुराद क्या है या हु आर द अथर्स। अथर्स वो तमाम लोग हैं जो इस स्टडी में उसकी कंट्रीब्यूशन है। सपोज आप एज ए ग्रुप में अभी रिसर्च कर रहे हैं आप सब, और इस रिसर्च में आप सपोज 3 मेंबर्स हैं, तीन ग्रुप के 3 मेंबर्स हैं, तो आप अथर्स तो हो गए हैं। उसके बाद आपकी सुपरवाइजर है, उसके बाद को सुपरवाइजर है, 5 हो गए। और एक सपोज किसी ने आपके साथ डेटा कलेक्शन में हेल्प की है, एनालिसिस में हेल्प की है, तो आप
को जो है अतर बना सकते हैं, लेकिन उसके खास क्राइटेरिया है और वो इंटरनेशनल जो क्राइटेरिया है फॉर द अतर, उसके मुताबिक अगर वो उस पर पूरा उतरते हो तो आप उसको अतर बना सकते हैं। अदरवाइज दैट वुड बी कॉल्ड जस्ट अ गूस्ट अतर। एक गूस्ट अतर उसको कहा जाता है जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन इस आर्टिकल में, इस रिसर्च में नहीं है, एंड ही है जस्ट बीन ए गिफ्ट अतर जो है उसको आप गिफ्ट अतर है, गिफ्ट अतर है, उसको आप जो है कर बना लेते हैं। तो अतस डिटेल में यूजुअली द कंप्लीट नेम होता है, एग्जैक्ट नेम, और उसमें अमूमन जो जितने भी डिजिग्नेशन वाइज नेम जैसे डॉक्टर हो गए, ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। आप उसका जो ऑफिशियल नेम है वो लिखिए, उसके बाद उसकी डिजिग्नेशन क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी एफिलिएशन मीन किस इंस्टीट्यूट से इसका ताल्लुक है, ईमेल उस पर लिखा जाता है, और इसके बाद कांटेक्ट नंबर। तो ये 4-5 जो डिटेल हर एक आतर की, कांटेक्ट नंबर सबसे आखिर में, उससे फिर सेकंड लास्ट ईमेल होता है, उससे फिर जो आप ऊपर आ जाए तो एफिलिएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है, क्वालिफिकेशन होती है, और डिजिग्नेशन उसकी, और कंप्लीट नेम। तो ये 5-6 डिटेल जो है ये हर एक आतर की, और जो तरतीब से आप लिखते हैं वो आतर की पोजीशन होगी, स्लॉट होगी। जैसे मिसाल प्राइमरी अतर जो है वो सपोज वो पहला अतर है तो वो पहले नंबर पर होगा, सेकंड नंबर पर जो है उसका मतलब है कि आर्टिकल में उसकी पोजीशन जो है ये सेकंड पोजीशन पर है। और अगर छठी यानी सिक्स पोजीशन पर किसी के अतर डिटेल्स है, इट मीन ही और शी इज एक्चुअली ऑन द सिक्स पोजीशन इन द दैट आर्टिकल। सो टाइटल पेज होता है जिसमें अतर्स डिटेल होते हैं, और आपने उस टाइटल जो है क्लियरली लिखने हैं। टाइटल को आपने एक पेज पर लिखना है और अदर डिटेल्स को आपने नेक्स्ट पेज के स्टार्ट टॉप से जो है शुरू करने हैं। नेक्स्ट जो है दिस इज द अदर, इसके बाद जो है सॉरी एब्स्ट्रैक्ट, फिर उसकी कीवर्ड्स। और अमूमन कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं कि वो आपकी कीवर्ड जो है वो भी मांगते हैं कि ये टाइटल पेज में ही शामिल हो, रेदर देन इन द, वहां पर भी होने चाहिए लेकिन यहाँ पर भी जो है ये होनी चाहिए। उसके बाद जो है introduction, then methods, then results, discussion, and after the discussion वहां पे आप फिर जो है कंक्लूजन लिखते हैं, एक्नॉलेजमेंट, डिक्लेरेशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर आप इसमें रेफरेंसेस लिखते हैं। तो यहाँ से डिस्कशन और एक्नॉलेजमेंट के दरमियान जो है आप कंक्लूजन जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर गलती से मिस यहाँ मिस हुआ है, बट यू कैन राइट डाउन आफ्टर द डिस्कशन देयर इज कंक्लूजन। उसके बाद अगर किसी ने आपकी स्टडी में हेल्प की है, और अमूमन हम एक्नॉलेजमेंट में उनका नाम लिखते हैं जो हमारे ऑथर्स लिस्ट में नहीं शामिल नहीं होते लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशन होती है। डिक्लेरेशन आपने सपोज अगर एआई यूज की है तो किस वजह से यूज की है और किस काम के लिए यूज की है, तो आप उसके डिक्लेरेशन करेंगे। इसके अलावा जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आपने किसी जगह से फंडिंग तो नहीं ली है, या किसी ने आपकी उसको सोर्स, फंडिंग सोर्स तो थर्ड पार्टी नहीं है। इसके अलावा जो है आपने ये 30 से अगर आर्टिकल एक्सटेंड किए तो आप ये भी डिक्लेरेशन में लिख सकते हैं कि दिस आर्टिकल हैज बीन द पार्ट ऑफ द थीसिस। तो और इनमें फिर आप जो है रेफरेंसेस आप लिखेंगे। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ द जनरल कंपोनेंट्स ऑफ ओरिजिनल आर्टिकल। एक एक को अभी हम एक्सप्लेन करते हैं एंड विल डिस्कस कि व्हाट डज दैट मीन एंड हाउ टू राइट दैट। स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर, कोई भी ओरिजिनल आर्टिकल जो होते हैं उसकी मेन जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, दिस इज द इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आप प्रॉब्लम को वहां पे लिख देते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसे कहा जाता है कि प्रॉब्लम है क्या चीज, उस प्रॉब्लम के बारे में ऑलरेडी मौजूद नॉलेज या एग्जिस्टिंग एविडेंस लिटरेचर क्या है। और वहां से फिर इसी इंट्रोडक्शन में इसी टॉपिक से कि आप जब प्रीवियस एग्जिस्टिंग लिटरेचर लिखते हैं तो वहां से फिर आपकी रेशनल जो है ये भी बन जाती है। और ऑल दीज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, द प्रीवियस एविडेंस एंड द रेशनल, दे आर द पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन। और यहाँ से फिर क्वेश्चन भी बन जाती हैं इसी इंट्रोडक्शन से। मेथड्स में फिर ये है कि आप उस क्वेश्चन को जो ऑलरेडी बन चुका है उसको आप किस तरह जो है आंसर दे देते हैं, किस तरह आप उस आंसर ढूंढ निकालते हैं, उसकी प्रोसेस से डिजाइन क्या यूज किए आपने, सेटिंग क्या आती है, कहाँ से आपने डेटा कलेक्ट कर दिया। इसके अलावा जो है असेंबली टेक्निक किस तरह आपने यूज की, कौन सी असेंबली टेक्निक आपने यूज की थी, आपका सिंपल साइज कितना था, आपकी इंक्लूडिंग एक्सपोजिंग क्राइटेरिया, एंड अबाउट द डेटा कलेक्शन टूल, एंड देन हाउ यू एनालिस
how do you analyze the data which you have collected. After that फिर आप results section आती हैं. Results में usually आपकी जो results आपके data जो collect की गई हैं उसकी सिर्फ analysis होती है, और यानी आपकी main जो actual finding क्या थी वो आप यहाँ पे, and actually this is the real answer to your question. यहाँ पर आप मेथड्स को, क्या आप इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए जो प्रोसीजर यूज करेंगे दैट इज द मेथड, और फिर व्हाट वाज योर आंसर टू द क्वेश्चन दैट इज द रिजल्ट. एंड डिस्कशन में फिर आपकी आंसर जो आपने फाइंड आउट की है इसके मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, एंड इसको आप कंपेयर करते हैं फिर दूसरे आंसर से, दूसरी रिसर्च स्टडीज से, सिमिलर स्टडीज से, डिसिमिलर स्टडीज से, फिर आप एक्सप्लेन भी करते हैं कि सिमिलरिटी क्यों है, डिसिमिलरिटी क्यों है. और उसके बाद जो है ये डिस्कशन जो है विद द कंपैरिजन विद अदर स्टडीज, it will create the conclusion, the implications, as well as the you can write down then the limitation as well in your discussion, that what was actually the limitation in your study. So सबसे पहले आते हैं towards the title. Title जो है ये, this is actually the first thing which everybody reads. जब आप literature search करते हैं तो majority of the people just read the title or read, और इसलिए ये important है कि अगर टाइटल लोगों को पसंद आ जाती है और इनमें जो enough उनको जो डेटा चाहिए उसमें है, so they will then further they will click on that and they will read the abstract and the full text. लेकिन अगर उनको टाइटल ही जो है पसंद नहीं आती तो फिर वो आगे जो है नहीं जाना चाहिए. That's why the title is very very important and it should be very specific, it should be very clear. और क्लियर एंड स्पेसिफिक से मुराद ये है कि इसमें एटलीस्ट जो है इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि मीनिंगफुल होनी चाहिए कि अगर समवन रीड इट तो उसको समझ जाए कि ये मेरे लिए जो है रेलेवेंट है कि नहीं. उसमें पॉपुलेशन जो है ये जरूर होनी चाहिए. द पॉपुलेशन शुड बी मेंशन इन योर टाइटल. The exposure or the intervention that should be mentioned in your title. The outcome that should be mentioned in your title. एंड मैंडेटरी तो नहीं है बट सेटिंग भी जो है जरूरी है कि सेटिंग जो है वो भी आप अपने टाइटल में मेंशन करिए. समटाइम कुछ जर्नल्स के लिए मैंडेटरी होते हैं, कुछ के लिए कि स्टडी डिजाइन भी अच्छी बात है, क्योंकि इससे भी रीडर्स को पता चल जाता है कि सपोज इफ दे आर सर्चिंग फॉर सिस्टमैटिक रिव्यू and you have just write down their cross section study, so they will skip that because this is not their cup of tea. They will just search only for the review studies. तो ये जो टाइटल है it should be very specific, it should be very clear, and it's very important in the literature. जितने भी बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं लाइक पबमेड हो गया, कॉकरेन हो गया, ये उसमें सिर्फ टाइटल जो है इंडेक्स होता है और फिर टाइटल रीड करने से बाद जो है सेकंड स्टेज पे लोग फिर एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चले जाते हैं. दैट्स वही जो है टाइटल जो है इसको आपने, अच्छा ये भी है कि इसका हर किसी मतलब नहीं कि इसको टू क्राउडी नहीं बनाना है कि आपने इतनी ज्यादा, अक्सर लोग इसमें टूल्स के बारे में भी बात करते हैं कि बाय यूजिंग दैट टूल क्वेश्चनर. नो, देयर इज नो नीड ऑफ एंटरिंग ऑल द डिटेल ऑफ द मेथोडोलॉजी इन योर टाइटल. आपके टाइटल में चार चीजें जरूर होनी चाहिए. The study is conducted on whom, yani population. What you are going to study mean you are just finding the incidence, you are going to assess the situation. If you are going to assess the risk factor, या जो है आप effectiveness मालूम करना चाहते, so this is actually the main point कि आप क्या करने जा रहे हैं इन population के साथ. आउटकम्स ये होनी चाहिए आपकी स्टडी की, एंड प्लस सेटिंग जो है कहाँ पर ये स्टडी आपने की है, एंड अगर आप इसमें स्टडी डिजाइन लेके तो भी आप लिख सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइटल, रनिंग टाइटल एंड द फुल टाइटल. रनिंग टाइटल को समटाइम शॉर्ट टाइटल भी कहा जाता है. लाइक आप पहले फुल टाइटल को रीड करें कि द बर्न आउट एंड वर्क लाइफ बैलेंस एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ टर्नओवर इंटेंशन अमंग रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजी फैकल्टी एंड पाकिस्तान, ए क्रॉस सेक्शनल स्टडी. अब अगर इस टाइटल में देखें तो पॉपुलेशन जो है ये बहुत क्लियर है. यू कैन राइट सी देयर रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजी फैकल्टी इन पाकिस्तान, दिस इज द पॉपुलेशन. आपकी यहाँ पर आउटकम जो है दिस इज द टर्नओवर इंटेंशन, और आप क्या करने जा रहे हैं, आप डिटर्मिनेंट जो है ये मालूम करने जा रहे हैं, एंड दिस इज योर स्टडी डिजाइन, एंड दिस इज द सिटिंग इन पाकिस्तान. तो ये एक फुल टाइटल है. नाउ व्हाट डज इट मीन, द शॉर्ट टाइटल का क्या मतलब होगा.
شارٹ ٹائٹل سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو 6-7 ورڈز میں صرف ایکسپلین کریں کہ آپ اسٹڈی کس ریلیٹڈ. تو آپ یہاں پر دیکھیے ٹرن اوور انٹینشن ان ریڈیولوجی ٹیکنالوجی فیکلٹی. ناؤ اگر اس کو آپ کاؤنٹ کریں دیز آر جسٹ 6 ورڈز 1 2 3 4 5 اینڈ 6. سو اس کو جو شارٹ ٹائٹل یا رننگ ٹائٹل ہے یہ اکثر جنرل جو آپ سے مانگتے ہیں. سو یو ول کنورٹ یور فل ٹائٹل انٹو دا شارٹ ٹائٹل. سو یہ دونوں جو ہے آپ کے ٹائٹل پیج پر ہونی چاہیے. آپ کے مین آرٹیکل پہ وہاں پر آپ فل ٹائٹل جو ہے لکھ سکتے ہیں. شارٹ ٹائٹل عموماً جو ہے یہ ٹائٹل پیج پر ہی لکھی جاتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ باری آتی ہے انٹروڈکشن کی. لیکن انٹروڈکشن سے پہلے جو ہے ہم نے یہاں پہ ایک چیز اور ایکسپلین کرنی ہے. دس از دا ایبسٹریکٹ. ایبسٹریکٹ جو ہے یہ آگے بھی ہم ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ. ایبسٹریکٹ جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے وچ مین کہ آپ نے جو ہے اسٹرکچر ایک ہوتا ہے ایک نان اسٹرکچر ہوتا ہے. اینڈ اسٹرکچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں ہیڈنگ دی ہے جیسے بیک گراؤنڈ پھر آبجیکٹیو پھر میتھڈس اس کے بعد جو ہے ریزلٹس ہیں اینڈ دین دا کنکلوژن اینڈ دا کی ورڈس. جبکہ نان اسٹرکچر مین دس از ایکچولی پیراگراف وائز ایک پورا پیراگراف. تو ہم آگے ہر ایگزامپل اس کا دے دیں گے. لیکن ایبسٹریکٹ جو ہے اس کی پوری جو ورڈز ہیں اکثر جو انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈ یہی ہے کہ یہ اوریجنل آرٹیکل کی جو لینتھ ہے ورڈز ہے یہ 250 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. 250 ورڈ سے کم ہونی چاہیے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور ہر ایک جرنل کے پھر اپنے اپنے اس کی پروسیجرز ہوتے ہیں کہ آپ نے بعض لوگ آبجیکٹیو مانتے ہیں ایز اے ٹائٹل. بعض کہتے ہیں کہ آبجیکٹیو کو بیک گراؤنڈ کے اندر لے کے. تو اگر آپ زیادہ تر جرنلز اگر ہم بات کریں تو اس کی ہیڈنگز ہوں گی بیک گراؤنڈ پھر نیچے ہیڈنگ ہوگا سب ہیڈنگ ایبسٹریکٹ کا دا آبجیکٹیو دین دا میتھڈس. اس میں آپ نے پھر انٹروڈکشن نہیں لکھنی ہوتی ہے میتھڈس. اس کے بعد جو ہے آپ کی ریزلٹس. اور ایبسٹریکٹ پہ ڈسکشن نہیں ہوتا. ڈسکشن جو ہے یہ اگر کوئی لکھتے تو یہ اکثر غلط ہوتا ہے. موسٹلی جو اسٹینڈرڈ جرنلز ہوتے ہیں اس میں اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. رزلٹ کے بعد ڈائریکٹ کنکلوژن جسٹ ان 2-3 لائنز اینڈ دین ایٹ لیسٹ 3 آپ نے کی ورڈز دینے ہوتے ہیں. تو یہ ایبسٹریکٹ ہو گیا. میتھڈز میں جو ہے انٹروڈکشن میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اسٹڈی کی جو پرابلم ہے آپ وہاں واٹ از دا پرابلم ایکچولی ان دس اسٹڈی جو آپ کے یہاں پہ پرابلم جو دس از ٹرن اوور انٹینشن. یہ ٹرن اوور انٹینشن سے مراد یہ ہے کہ ٹیچرز جو ہیں یہ کرنٹلی جس آرگنائزیشن میں ابھی کام کر رہے ہیں اس کی چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں. دس از دا ٹرن اوور انٹینشن ٹو لیو آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہے. سو سب سے پہلے آپ پرابلم اسٹیٹمنٹ پر بات کریں گے اس کی امپورٹنس کیا ہے. اور پھر اس کے بعد پریویس ایگزسٹنگ لٹریچر جو ہے واٹ ہیو ادرس ڈن ان دا پاسٹ. پریویس لٹریچر جو ہے اس پر بات کریں گے کہ اسٹڈیز جو ہے ان یو کے اسٹڈیز ان یورپ ان آسٹریلیا ان کینیڈا ان امریکہ ہر جگہ پہ جو ہے اس پر کیا کیا اسٹڈیز جو ہے ہو چکے ہیں. پرووائڈ ایویڈنس سپورٹڈ بائی ریلیونٹ ریفرنسز. پرپز آف دا اسٹڈی آپ اینڈ میں ایکسپلین کر دیتے ہیں. وائی آر یو ڈوئنگ دس ریسرچ آپ آلریڈی جانتے ہوں گے کہ اس کے مراد ریشنیل ہے. یہ بھی جو ہے آپ اسٹڈی انٹروڈکشن کا حصہ ہوتا ہے. واٹ از دا ڈفرنٹ اسپیشلی اباؤٹ یور ریسرچ. You will write down your rationale that what is actually the novelty in your research, what actually you are going to do which has been not conducted previously or which is being conducted previously but you are just conducting in a different way. تو یہ جو ہے آپ اپنے اس میں انٹروڈکشن کے لاسٹ پیرا میں آپ اس کو ایکسپلین کریں گے. should stimulate the reader interest. اور آپ کو اتنا جو ہے اس کو سمپل لکھنا ہے اور اس کو اتنا اپنے کمپریہنسو بھی لکھنا ہے کہ یہ ریڈر کی جو انٹرسٹ ہے اس کو جو ہے اس کو موٹیویشن اس کو ایکٹیویٹ کر لے. اس کے لیے اس کو اسٹیمولیٹ کرے کہ وہ نیچے جو اس کے میتھڈس ہیں اس کے ریزلٹس ہیں یہ بھی دیکھ لیں. سو ایکچولی انٹروڈکشن میں اگر ہم اس کو سمرائز کر لیں when you are write down in your introduction not only in the article but کہ اگر تھیسس میں بھی لکھ لیں تو تھیسس میں بھی آپ انیشیل پرابلم اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ اپنے لکھ لیتے ہیں about the turn one intention یا سپوز جو آپ کا جو بھی پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے. After that, you will just write down mentioning through proper referencing کہ previous studies جو ہیں انہوں نے کیا کام کیا ہے. آپ اس میں مختلف ایشوز اینگل سے اس کو دیکھیں گے. کنٹراسٹ جو ہے سملر جو ہے وہ دونوں یہاں پر آپ کریں گی. انٹائرلی آپ صرف پریویس اسٹڈیز پر اس پر بات کریں گے.
پھر اس کے بعد آپ ریشنل جو ہے دس از دا لاسٹ، جس میں آپ پرپز ایم کے بارے میں بات کرتے ہیں، نویلٹی کی بات کرتے ہیں، وائی اٹ از necessary to conduct this study, what is actually the different things which you are conducted in this study. اس سب چیزوں پر آپ بات کریں گے. Suppose now this is an introduction and the problem in this, if we read the title, efficacy of kinesiotaping along with conventional physical therapy and conventional physical therapy alone for the treatment of acute low back pain, a randomized control trial, خیبر میڈیکل یونیورسٹی جنرل. اب یہاں پر دیکھیے the problem is with the لو بیک ایکوٹ لو بیک پین. تو سب سے پہلے آپ انٹروڈکشن میں لو بیک پین جو ہے اس پر بات کریں گے کہ ایکچولی یہ کیا ہے، اس کی پریویلنس کے بارے میں، اس کی جو موٹیلیٹی کے بارے میں بات کریں گے، اس طرح جو ہے اس کی ایپیڈیمیولوجی کے بارے میں بات کریں گے، ناٹ اونلی ان پاکستان تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اور پھر جو ہے اس کی تھوڑی سی کاز اس کے بارے میں یا پرابلم اسٹیٹمنٹ کو آپ جو ہے پہلے پیراگراف میں کر لیں گے. سو دیٹ شوڈ بی دا اسٹارٹ آف یور انٹروڈکشن. اس کے بعد جو ہے میتھڈ جو ہے آپ آ جائے تو اس میں آپ آلریڈی پروپوزل جو ہے یہ لکھ بھی چکے ہیں، پروپوزل پہ ہم بات بھی کر چکے ہیں. تو وہی چیزیں جو ہیں آپ سمپل یہ ہوتا ہے کہ پروپوزل میں آپ لکھتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ یعنی آپ ایکچولی آنے والے وقت کے بارے میں لکھتے ہیں. جب آپ آرٹیکل میں لکھتے ہیں، جب آپ تھیسس میں لکھتے ہیں، سو آپ ایکچولی پاسٹ لینگویج میں لکھتے ہیں. آپ دوسروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ اسٹڈی کس طرح کیا، ہم نے اسٹڈی میں جو ڈیٹا کلیکٹ کی کہاں سے کلیکٹ کیا تھا، کس طرح ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا، کون سی ٹول ہم نے یوز کی تھی، اس کی سکورنگ کس طرح کی تھی، اس کی انٹرپریٹیشن کس طرح ہم نے کی تھی، کون سا سافٹ ویئر ہم نے یوز کیا، کون سی اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ ہم نے اپلائی کی تھی. صحیح، واٹ واز آور لیول آف سگنیفیکینس. تو یہ ہم نے جب پارٹیسپینٹ ریکروٹ کر رہے تھے تو ہمارے اسکریننگ میں سلیکشن کرائٹیریا کیا تھی. یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ اپنے میتھڈز میں لکھ دیتے ہیں کہ آپ کہ جس میں آپ دوسروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ if they are conducting the same research تو وہ جو ہے آپ کی اسی پروسیجر کو جو ہے وہ ریپلیکیٹ کر سکیں گے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس کو دوبارہ کرنے کے لیے. سو دیٹ شوڈ بی ایکچولی رائٹ ان اے ویری ایکسپلسٹ وے. Now this is actually this is the methods of our study which is being published. اس میں دیکھیے یہاں پہ سب سے پہلے جو ٹرائل ڈیزائن کی ہے دیٹ واز اے ٹرو آرم پیرالل رینڈمائزڈ کنٹرول ٹرائل. یہ وہی اسٹڈی ہے جو اس کی یہ اسٹڈی کی جو کہ جرنل میں پبلش تھی. یہ اس کی میتھڈز ہیں. اٹ از اباؤٹ دا پارٹیسپینٹ، دین اباؤٹ رینڈمائزیشن کس طرح کی تھی، ایڈوکیشن کنسیڈرنگ کس طرح کی تھی، and after that what was about the intervention, conventional physical therapy. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ میتھڈز میں اس طرح لکھتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کی میتھڈز کو پھر ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. آپ جیسے ہم نے اس کو خیر ہم نے ایکسپلین بھی کیا، لیکن جب آپ میتھڈالوجی یا میتھڈز لکھتے ہیں تو کیا کیا چیزیں آپ کی اس آرٹیکل میں ہونی چاہیے. مطلب آپ کی آرٹیکل جب میتھڈز ضروری چیزیں کیا ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیے آپ کی جو اسٹڈی آلریڈی اپروو ہو چکی ہوگی بائی یور انسٹیٹیوشنل ریسرچ کمیٹی. اسی طرح اگر آپ پوسٹ گریڈ پہ کرتے ہیں تو پھر آپ کی اسٹڈی جو ہے اس آر بی سے جو ہے مسٹ ہے اس کی اپروول. اس طرح ایتھیکل اپروول جو ہے یہ بھی ضروری ہے. آپ انڈر گریڈ لیول پہ اگر آپ اسٹڈی جو کر رہے ہیں تو اس کے لیے 2 اپروول کی ضرورت ہوگی. ای آر سی وچ مین دا ایتھیکل ریویو کمیٹی انسٹیٹیوٹ کی جو ہے، اینڈ سیکنڈ از دا آئی آر بی انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈ جو ہے. ہماری جو ریویو بورڈ ہے ہمارے ادھر اے پی ایم آر میں، دیٹ از ایکچولی دا جی آر سی، دا گریجویٹ ریسرچ کمیٹی، جس کو شارٹلی جی سی بھی کہا جاتا ہے. جو آنے نیکسٹ منڈے کو جو آپ کی پریزنٹیشن ہو رہی جا رہی ہے دیٹ از ایکچولی آپ کی اسٹڈی کی اپروول کرنے جا رہے ہیں. تو جب آپ کی اسٹڈی اپروو ہو جائے گی تو آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا. دیٹ نمبر از ایکچولی نون ایز دا ڈائری نمبر وچ وی کال ایز دا آئی آر سی نمبر اور دا آئی آر بی نمبر. اور اس میں دیکھیے یہ چیز جو ہے کہ آپ جب آرٹیکل لکھتے ہیں تو اس میں یہ چیز آپ ضرور لکھیں کہ آپ کا نمبر، جیسے مثال یہاں پر اسٹڈی پروٹوکول واز رجسٹرڈ ود دا کلینکل ٹرائل، یہ تو ٹرائل رجسٹریشن ہوگی. The study was also approved by the Advanced Studies and Research Board آپ خیبر میڈیکل یونیورسٹی. یہ دیکھیے دس از اس کا اپروول نمبر ہے. The study was ethically approved by the QMU ethics board. اس ٹائم پہ QMU کے پاس اس آر بی کی جو جس ٹائم پہ اسٹڈی ہو رہی تھی
राइट नाउ IPMR में जो है ये एथिकल रिव्यू कमेटी IPMR में है, दिस इज एथिकल रिव्यू नंबर। तो इस तरह की जो है आपकी स्टडीज में, आपकी थीसिस में ये चीज जरूरी है कि जो आपकी जो स्टडी अप्रूवल नंबर है, एथिकल रिव्यू अप्रूवल नंबर है, ये जरूर जो है ये मेंशन होनी चाहिए। आफ्टर दैट जो स्टडी डिजाइन का, जैसे यहाँ पर आपको ये मेथड्स हमने दिखा दी, तो सबसे पहले डिजाइन की बात थी कि देयर वाज 2 आर्म पैरेलल randomized कंट्रोल ट्रायल। सिटिंग एंड ड्यूरेशन, कहाँ पर ये स्टडी हुई थी? सो अगर आप देखें यहाँ पर द पार्टिसिपेंट वर रिक्रूटेड फ्रॉम 2 हॉस्पिटल एंड 1 प्राइवेट क्लिनिक, बीबी जाहिदा मेमोरियल हॉस्पिटल पेशावर, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर and Care and Cure Physical Therapy Clinic Peshawar, Pakistan, respectively. So that is about the sitting duration जो है, the study was conducted from January to June 2019. So देखिए, this is actually आपने सिर्फ ईयर नहीं डालने हैं, बल्कि आपने मंथ्स डालने हैं, स्टार्ट और एंड, कि आपने यहाँ से वहां तक जो है ये स्टडी की थी। सो आप जो है इसमें टोटल सेटिंग के साथ साथ ड्यूरेशन भी कर देंगी। इक्विपमेंट, ऑर्गेनिज्म, रिएजेंट और सोर्सेज, इट मीन जो आपकी क्वेश्चनर्स है, जो आपके टूल्स है, जैसे यहाँ पर सपोज हमने कैनेजी टेप यूज किया था, तो कैनेजी टेप जो है ये कौन कौन सा टेप था और किस तरह की कलर था, ये तमाम, या असिस्टेंट ऑल पार्टिसिपेंट परफॉर्म्ड बाय द ODI जो है स्विस डिसेबिलिटी इंडेक्स एंड न्यूमेरिकल पेन रेट स्केल, ये स्केल हमने यूज की थी। तो इस तरह की जो है आप जितनी भी इक्विपमेंट यूज करते हैं, क्वेश्चनियर यूज करते हैं, कोई टूल यूज करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मॉड्यूलिटी यूज करते हैं, तो इन सब की डिटेल जो है आपने मेथड्स में जरूर होनी चाहिए। सब्जेक्ट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक जो है आपके पार्टिसिपेंट जो है हो सकती हैं कि ये आपके क्या क्या पार्टिसिपेंट किस कंडीशन के साथ थे और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी। परमिशन टू यूज स्केल एंड क्वेश्चनर, सम क्वेश्चनर्स दे आर ओपन एक्सेस। अच्छा, रिसर्च में ओपन एक्सेस से मुराद ये है कि कोई भी बंदा इसको यूज कर सकता है बगैर इजाजत के। शर्त ये है कि उस डॉक्यूमेंट को, उस क्वेश्चनर को वो एक्चुअल ऑथर की या एक्चुअल ओनर की रेफरेंस दे दे। सपोज देयर इज ODI, द ऑस्टिक डिसेबिलिटी इंडेक्स, ये एक क्वेश्चनर है सपोज। तो इस क्वेश्चनर की जब आप रिलेबिलिटी, वैलिडिटी या जिसकी बात आप करते हैं, तो आप जो है ये अगर ओपन एक्सेस है तो सही है, लेकिन अगर ये किसी जगह पर परचेजेबल है और इसको, तो आपने फिर इसको अगर उन्होंने ये कहे कि इस्तेमाल से पहले जो इसकी एप्लीकेशन से पहले ऑफिशियल परमिशन लेना जरूरी है, तो फिर आप जरूर उसका परमिशन लेंगे और ये फिर लिख देंगे। बट इफ दे आर ओपन एक्सेस तो फिर जो है इसकी परमिशन की जरूरत नहीं है। स्टेटिस्टिकल मेथड्स जो है, इनमें आप जो डेटा एनालिसिस प्रोसीजर होता है कि कौन सी सॉफ्टवेयर यूज की गई थी, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमने क्या किया था, अगर कौन सी सिचुएशन या जो मीन डिफरेंस मालूम करने के लिए या रिग्रेशन के लिए, बाकी जितनी भी स्टैटिस्टिकल कौन कौन से हमने यूज की थी, तो आपने ये तमाम चीजें जो है वहां पर लिखने हैं एंड इन द पास्ट लैंग्वेज में। अब आते हैं द नेक्स्ट, विच इज एक्चुअली द रिजल्ट, विच इज एक्चुअली द main body and the main actually interesting place of the your original article. Everybody will just interested actually what was the findings in this study. So actually that's why this is the core of the paper. And upon include table and figure and as well as the text as well. अक्सर गलती कहाँ पर हो जाती है स्टूडेंट से कि वो रिपीटिशन करते हैं। एक चीज जो है वो टेक्स्ट में प्रेजेंट होती है, एट द सेम टाइम द सेम थिंग इज आल्सो being present in the table. In the same thing, it is also being graphically presented in different charts, etc. So यहाँ पर ये चीज जरूरी है कि आप टेबल में अगर कोई चीज है तो टेक्स्ट में उसको तमाम टेबल को समराइज नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेजरली जो मेजर पॉइंट्स है वहां पर उस पर बात करनी चाहिए। और एक चीज जो ऑलरेडी टेबल में है तो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की उसकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए जो है ये बहुत है। इस तरह जो है जो रिजल्ट है उसको आप प्रेजेंट करते हैं तो उस पर आप अपनी कमेंट ना करें, अपनी कमेंट्री उस पर ना करें, जिस वो डिस्कशन का हिस्सा होता है। आप सिंपल उस रिजल्ट जो आए हैं उसको लिखिए और इसको सिंपल लिखिए कि जी ये हमारे फाइंडिंग्स थे, अब ये क्यों थे, ये फिर आप डिस्कशन में जो है
लिख देंगे. So you don't write your that discussion or the commentary or that type with your results. टेबल जो है आपकी यहाँ पर देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के टेबल्स. बाज लोग जनरल जो होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है कि शुड बी ईपीए स्टाइल. अब ईपीए टेबल का क्या मतलब है? ईपीए ही जो आपको लाइन नजर आ रहा है हॉरिजॉन्टल, तो ईपीए स्टाइल टेबल में सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसमें ये वर्टिकल लाइन नहीं होती. यानी वहां पर आपको सिंपल ये हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आएंगे. एंड इफ देयर इज नो वर्टिकल लाइन सो दैट वुड बी कॉल्ड इज द ईपीए स्टाइल. अक्सर ये बात जनरल मांगते हैं, जरूरी नहीं है, ये हर जनरल के अपने अपने गाइडलाइंस होते हैं. एक चीज जो आपने मेंशन करनी है कि आपने चीजों पर जो गौर करना है, थोड़ी तवज्जो देनी है व्हेन राइटिंग योर टेबल, दैट इज एक्चुअली द टॉप एंड बॉटम में. टॉप में आपने टेबल का कैप्शन लिखना है. कैप्शन जो है इसको आप इतना क्लियर लेके कि इफ एनी बॉडी दे रीड द कैप्शन, उसको उसी टाइम समझ आनी चाहिए कि एक्चुअली व्हाट इज एक्चुअली देयर इन द टेबल. अब देखिए दिस इज द टेबल का कैप्शन. अगर हम रीड करें तो ये क्या है? दिस इज द पेड टेस्ट for the pain and disability measure and control and experimental group. दोनों ग्रुप के दरमियान जो पेड टेस्ट है, जो एक्चुअली इंडिपेंडेंट टेस्ट जिसे हम कह सकते हैं, द प्री एंड पोस्ट कंपैरिजन जो है उसकी मेन डिफरेंस क्या क्या है, और फिर इसकी पी वैल्यू जो है बी आप यहाँ पर आपको नजर आ रही है. तो पी वैल्यू एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ जो है ये तो ये देखिए एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड. एक चीज जो एक और गलती जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं, वो स्पेसिस के टेबल को डायरेक्टली थीसिस में डालते हैं. याद रखिए दैट स्पेसिस जो हमें आउटपुट में टेबल्स देती हैं, हर एक कॉलम हर एक पॉइंट, हर एक जो वहां पे रिजल्ट्स होते हैं हमें दरकार नहीं होती. हमने उनसे सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट्स उठाने हैं. जिस तरह आपको ये टेबल नजर आ रही है, ये टेबल जो है, जैसी मिसाल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. ये देखिए दीज आर एक्चुअली जिस तरह के टेबल आपको स्पेसिस दे देंगे. ये देखिए ये टेबल और ये टेबल, ये दोनों टेबल जो है दीज आर एक्चुअली लाइक इट इज बीन जिस तरह आउटपुट में प्रेजेंट होते हैं इन द स्पेसेस. लेकिन जब आप इसको जर्नल में फिर प्रिंट करते हैं या आप आर्टिकल में लिखते हैं, तो आपको फिर ये दोनों टेबल जो है, ये दोनों टेबल दे हैव बीन कंबाइंड टुगेदर इन दिस टेबल. आप यहाँ पे ये जो लोअर अपर बाउंड्रीज है 95% कम है, देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन मीन की अलग अलग कॉलम है. यहाँ पर इन दोनों को जो है कंबाइन किया गया है. ये प्लस माइनस का निशान तब जब आर्टिकल में, इसका मतलब है स्टैंडर्ड डिविएशन. सो दिस एक्चुअली द मीन, दिस इज एक्चुअली द स्टैंडर्ड डिविएशन, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल एंड दिस इज द कंट्रोल. सो यहाँ पर जो है एक्सपेरिमेंटल के अलग है and control के अलग हैं, but they both have been actually combined together in this single table. So हम बात कर रहे थे टॉप के, तो इसके बाद जो बॉटम देखिए, बॉटम में वी हैव, अगर कोई भी एब्रिविएशन आपने यहाँ पर यूज की है, जिस तरह हमने प्रीवियसली बात की थी टाइटल के बारे में, कि टाइटल में कोई एब्रिविएशन नहीं होनी चाहिए अंटिल कोई स्टैंडर्ड एब्रिविएशन हो, लाइक डीएनए, डब्ल्यूएचओ, यूएसए, इसी तरह जो है. तो ये बाकी जो है आप हर एक चीज यहाँ पे कंप्लीट लिख. लेकिन टेबल में आपको इजाजत है कि आप यहाँ पर अपने, जैसे यहाँ पर भी यू कैन सी हियर कि आपने यहाँ पर एनपीआरएस जो है एंड ओडीआई आप यहाँ पर लिखा गया है. दिस इज द ओडीआई एंड द एनपीआरएस. तो इसका मतलब है न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल एंड द ऑस्टिक डिसेबिलिटी इंडेक्स. इस तरह जो है कन्वेंशनल फिजिकल थेरेपी सीपीटी ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन की है इन द should be explained in the title and the complete document. KTJ किनेसिस टेपिंग है, इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन है. तो ये यहाँ पर ये सारी चीजें जो आप यहाँ पर लिखनी चाहिए होते हैं कि व्हाट दिस एब्रिविएशन मीन. सो यहाँ पर जो है एम्फसाइज फाइंडिंग नॉट द टेबल एट फिगर. अक्सर इसको रंग रोगन दाने के लिए जो है इसको एक्सप्लेन बड़ा चला के जो है प्रेजेंट किया जाता है. इट शुड बी वेरी सिंपल. और कोई चीज जो है यहाँ, जैसे यहाँ पर देखिए कंप्लीट लिखी गई है, इसको कहते हैं फुट नोट. यानी केटी जो है दिस इज द किनेसिस टेपिंग, सीपीटी जो है दिस इज द कन्वेंशनल फिजिकल थेरेपी, एनपीआरएस जो है that is the numerical pain rating scale, and ODI जो है this is the Oswestry disability index.
سو گائیڈ لائنس پر ٹیبل جو ہیں یہ وہی چیز جو ابھی ہم نے بتا دی کہ یوز ٹیبل اونلی if text will not enough not suffice. Design tables to be understandable without text. Use same format in a series of table. Avoid including too much information like this one. There are too much information that are not required. It should be summarized into such tables. آپ دیکھیے یہ کسی بھی ریزلٹ میں ایک فگر ہے. آپ دیکھیے یہاں پر ٹائٹل دیکھیے اس کا کیپشن جو ہے اس امیج کا 13-year audit of manuscript related to the medical education published in Pakistani Medical Journal. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا ڈائریکٹلی کہ ایکچولی یہ ہو کیا رہا ہے. یہ کسی سٹی کا جو ہے نقشہ ہے جہاں پر بڑے بڑے بلڈنگز اور اس کا کیا ہے یہ. تو حالانکہ یہاں پر دیکھیے یہ ڈفرنٹ رو جو ہے یہ 1 2 3 یہ مختلف جرنلز ہیں. ایوبین جرنل جو ہے کالج آف فزیشین اینڈ سرجن جو ہے دس از دا جنرل آف پاکستان میڈیکل سائنس پاکستان میڈیکل ایسوسیشن اور یہ جنرل آف کالج آف فزیشین اینڈ سرجن آف پاکستان. یہ 4 بڑے بڑے جرنلز ہیں اور یہ یہاں پر جو اس کو آپ یہ اس طرح کالمز آپ کہہ سکتے ہیں. یہ پھر ایئر وائز جو ہے ان کی نمبر آف پبلیکیشنز ہے. تو یو کین سی ہیئر کہ ان جے سی پی ایس جو ہے کالج آف فزیشین سرجن میں 2013 میں یہاں پر زیادہ اسٹڈیز پبلش ہو گئی تھی ایز کمپیئر ٹو دا ادر ایئرز. اسی طرح اگر آپ جی پی ایم اے میں دیکھیں تو وہاں پر 2001 میں سب سے زیادہ اسٹڈیز جو ہیں یہ پبلش ہو گئی تھی. تو یہاں سے بہت ٹائم لگتا ہے اس کو ریڈ کرنے میں. اس کے برعکس جو ہے آپ اسی اسٹڈی کو اس طرح کہہ سکتے تھے کہ یہ ڈفرنٹ جو ہے جنرل پبلک. اب یہ ڈزنٹ میٹر کون سے جنرل میں ہے لیکن یہ گراف جو ہے اسی ڈیٹا کو پریزنٹ کرنے کے لیے the same can be presented in this way. So this is a very good one as compared to this one which is not understandable. As everybody can understand, this is the number of publication. جتنا اوپر ہم جا رہے ہیں the number of publication زیادہ ہوگی and this is actually the. So یہاں سے ایک ٹرینڈ نظر آ رہی ہے کہ initially there is up and down in the and at the end there was too much at the end 2013 جو actually ایوب میڈیکل کالج کی تھی. سو یہ جو ہے جب آپ پریزنٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھنا بھی آپ کے جو کو سپروائزر ہے ساتھ ساتھ جو آپ کے کوئی مینٹر ہے اس سے بھی جو آپ کہہ سکتے ہیں. اس لیے تھیسس میں تو آپ لکھ سکتے ہیں تھیسس میں یو ہیو دا لیکن آرٹیکل میں جو اسپیس جو ہے یہ لمیٹڈ ہوتی ہے. آپ نے کہ ٹیبل اینڈ فگر کی تعداد وہ بھی لمیٹڈ ہوتی ہے تو آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے. انشاءاللہ ڈسکشن کو ہم نیکسٹ سیشن میں ڈسکس کریں گے. نیکسٹ آپ کی کوئی کوشچن ہو تو آپ اپنے ساتھ لکھ لیں. نیکسٹ سیشن کے سٹارٹ سے پہلے ہم آپ کے کوشچن آنسر سیشن کریں گے. اس کے بعد جو ہے ہم ڈسکشن شروع کریں گے. رائٹ ناؤ وی ہیو ڈسکسڈ ہاؤ ٹو رائٹ دا ٹائٹل about the methodology, about the results, about the introduction, somehow about the abstract as well. In the next session, inshallah, we will talk about the discussion as well as we will talk about your answer question session بھی ہم کریں گے. Thank you so much to all of you. نیکسٹ سیشن کب ہے؟ ابھی جسٹ 5 منٹ کے بعد میں آپ کو لنک بھیج دیتا ہوں. صحیح ہے. اوکے جی اللہ اوکے سر. نظام کا کوالٹی